जी अस्सलाम वालेकुम। C5 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं ISA 210। इससे पहले हमने रिपोर्टिंग सीरीज़ के स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने 700 सीरीज़ में 700 अनमोडिफाइड रिपोर्ट के बारे में स्टडी किया, 701 की ऑडिट मैटर के बारे में, फिर सुबह 705 मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन, 706 सेंसिटिव मैटर द मैटर, 710 में हमने सीखा था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और 720 अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। फिर इसके साथ ही हमने 510 भी कवर किया था। 710 के साथ 510 बेसिकली रिलेट करता है ओपनिंग बैलेंसेस से, कि किसी भी इनिशियल ऑडिट में हमने ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन किस तरीके से करनी है। जो आज का हमारा स्टैंडर्ड है वो है ISA 210 एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये आपने कैफ लेवल पे भी इसमें कुछ हिस्सा इसका स्टडी किया होगा कि अगर आपने किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्टेंस के वक्त कुछ मैटर कंसीडर करने होते हैं। ISA 210 उन मैटर से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा आपने स्टडी किया था कि किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हुए, अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये स्टैंडर्ड बज़ाहिर एक छोटा सा और आम स्टैंडर्ड है ISA 210, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट्स हैं ये हमारी हर टाइप ऑफ एंगेजमेंट पे अप्लाई होते हैं। और ICAP ने इस स्टैंडर्ड के कंसेप्ट्स को बार बार दूसरी एंगेजमेंट के साथ भी टेस्ट किया हुआ है। हालांकि है ये ISA यानी ऐसा स्टैंडर्ड जो ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है, लेकिन इसमें जो उसने कंसेप्ट, जो उसने रूल बताए हैं, वो ऑडिट एंगेजमेंट के साथ साथ अदर एंगेजमेंट्स पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, इवन चाहे वो इंश्योरेंस एंगेजमेंट हो चाहे नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट हो। तो इसलिए इसके कंसेप्ट्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है। 210 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। ये रिलेट करता है कि एट टाइम ऑफ दो बड़े इश्यूज पर डिस्कस होंगे। एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, कि जब भी आपने किसी क्लाइंट को, ऑडिट क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, उससे पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। और दूसरा जो टॉपिक ये स्टैंडर्ड डिस्कस करता है वो ये है कि अगर आपने एक दफा किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फर्ज कीजिए वो आपसे ये कहता है कि इसमें चेंजेस कर दीजिए, इसमें चेंजेस कर दीजिए, तो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद हमने दूसरा जो अहम डिसीजन करना है वो उस क्लाइंट के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एग्री करना है। और अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री होने के बाद क्लाइंट हमसे ये कहता है कि इन टर्म्स को चेंज कर दीजिए, तो वो फिर हम चेंज कैसे करेंगे। ये दो बड़े इशू हैं। ISA 210 कितने इश्यूज डिस्कस करता है? दो बड़े इशू डिस्कस करता है। नंबर 1 क्या, कि किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपने किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है, यानी वो चीजें जो आपके एक्सेप्टेंस के डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। 210 वो डिस्कस करता है। और फिर जब आप वो एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म कर लें तो इसके बाद आप जाहिर है या तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आपको इसको एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, या इस नतीजे पे पहुंचेंगे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए तो फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप होगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करना। तो दूसरे हिस्से में हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट यानी जिसे हम उर्फ आम एंगेजमेंट लेटर कहते हैं वो डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हमने एग्री करना है, उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड करनी है, और अगर सब्सिक्वेंटली क्लाइंट हमें कहता है कि इसको चेंज करो तो कैसे चेंज करना है। तो 210 का स्कोप क्लियर हो गया। दो चीजें क्या डिस्कस करता है 210? पहली चीज क्या डिस्कस करता है? एक्सेप्टेंस स्टेज के ऊपर कौन से फैक्टर्स को आपने कंसीडर करना है क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले। दूसरी चीज क्या डिस्कस करता है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या हमने एग्री करनी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, हम इसमें जी क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एक ही चीज है, इसमें कोई आपको फर्क रखने की जरूरत नहीं। टेक्निकली स्पीकिंग दोनों में फर्क है, एग्जाम में इतना फर्क नहीं होता। क्लाइंट का मतलब यह है कि आपका वो जो कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो ही फर्स्ट टाइम आप उसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करके लेके, तो वो हमें उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, उस कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, वो है क्लाइंट एक्सेप्ट। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि ऑलरेडी ये क्लाइंट फर्ज कीजिए हमें हमसे ऑडिट सर्विसेज ऑब्टेन कर रहा है, वो हमसे एडवाइजरी सर्विस लेना चाहता है या टैक्स सर्विसेज लेना चाहता है, तो वो होगा एंगेजमेंट। यानी क्लाइंट एक बड़ा, जैसे फर्ज कीजिए कि आप मुझसे फॉर एग्जांपल ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो एक दफा तो हमारा एग्रीमेंट हो गया उस वक्त जब आपने मुझसे ऑडिट पढ़ा। फर्ज कीजिए इसके बाद आप एग्रीमेंट करते हैं सर बिजनेस लॉ भी पढ़ना, तो बिजनेस लॉ पढ़ने के लिए आप मेरे लिए एज क्लाइंट नए नहीं है, क्लाइंट पुराना ही है मेरा, लेकिन एंगेजमेंट नहीं एग्री कर रहा हूं उनके साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क नहीं है। ठीक है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस को एक ही चीज समझ सकते हैं। तो आइए इन दोनों कंसेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि एक्सेप्टेंस स्टेज के ऊपर हमने किन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कौन कौन सी चीजें एग्री करनी है। पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले क्या पढ़ना चाहिए हमें? एक्सेप्टेंस। जाहिर है पहले एक्सेप्टेंस होगी फिर बाद में टर्म्स एग्री होगी ना, ऐसा थोड़ी है कि पहले टर्म्स एग्री कर लें बाद में डिसाइड करें एक्सेप्ट करना है कि नहीं। एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं। कहते हैं आपने जो चीजें देखनी है एक्सेप्टेंस स्टेज के ऊपर, पहली चीज है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। प्री कंडीशन याद होगा आपको, कैफ लेवल पे भी पढ़ा था आपने। प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट क्या होती हैं? इसमें वो हमें बता रहा है कि प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट क्या होंगी। तीन चीजें बताएगा। नंबर 1 प्री कंडीशन फॉर ऑडिट क्या है, नंबर 2 ऑडिटर कैसे इंश्योर करता है प्री कंडीशन प्रेजेंट हो, और नंबर 3 कोर्स ऑफ एक्शन अगर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना। प्री कंडीशन पहले देखनी है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। प्री कंडीशन में क्या है? दो चीजें। पहली चीज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं, और इसके साथ स्टारिक मार्कर। ये आपका सबसे अहम डिसीजन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की कोई भी एंगेजमेंट आ जाए, फिर सुन ले, दुनिया की कोई भी एंगेजमेंट आ जाए, फिर सुन ले, दुनिया की कोई भी एंगेजमेंट आ जाए ना हमारे पास, सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है वो ये
कि इसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर हो रहा है जिसको हमने वेरीफाई करना है, यानी ऑडिट के केस में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्जेक्ट मैटर उसके अलावा भी हो सकते हैं। सबसे पहला फैसला जो हमने करना होता है वो ये कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो जिस फ्रेमवर्क के मुताबिक बना है वो ठीक है कि नहीं, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। फ्रेमवर्क के लिए कुछ जगहों पे वर्ड फ्रेमवर्क यूज हुआ है, कुछ जगहों पे वर्ड क्राइटेरिया यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए एप्लीकेबल फ्रेमवर्क इज इक्वल टू अप्लाइड क्राइटेरिया। एप्लीकेबल फ्रेमवर्क इज इक्वल टू अप्लाइड क्राइटेरिया। ये अप्लाइड क्राइटेरिया का वर्ड आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है वो क्या, कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर तो एक्सेप्टेबल है तो फिर हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमने उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे अहम डिसीजन जो आपने केस स्टडी में करना होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। वो इसी स्टैंडर्ड के अपेंडिक्स में उसने कुछ गाइडेंस दी है जो हमारे लिए पढ़ना इंतहाई लाजमी है, ठीक है, जो हमारे लिए पढ़ना इंतहाई, क्योंकि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, ये मैंने आपको जैसे अभी बताया बहुत से स्टैंडर्ड में भी यूज होगा। तो इन शॉर्ट उसको भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं कि फ्रेमवर्क कब एक्सेप्टेबल होगा कब नहीं। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जब भी हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है फ्रेमवर्क का एक्सेप्टेबल होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या जरूरी है, प्री कंडीशन। दूसरी से मैनेजमेंट एग्रीज ऑन प्रीमाइज। प्रीमाइज का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट करे, एक्नॉलेज करे कि सर हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, हम आपको इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करेंगे, हम इंटरनल कंट्रोल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करेंगे जो रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्पफुल हो। तो प्रीमाइज रिलेट करता है ऑडिटर की मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी से कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट करे। तो जब कभी कोई भी ऑडिट हमने एक्सेप्ट करना है, क्या चेक करना है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए और मैनेजमेंट अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करे। ऐसा ना हो मैनेजमेंट शुरू में ही कह दे कि सर हमने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। क्लियर, दो चीजें। प्री कंडीशन क्या है, अच्छा ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा प्री कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं। तो प्री कंडीशन में चूंकि दो चीजें हैं, प्री कंडीशन में दो चीजें हैं, कौन कौन सी दो चीजें हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो, मैनेजमेंट एग्री करे प्रीमाइज में। तो इसका मतलब है कैसे इंश्योर करेंगे, दोनों को लेके चलेंगे। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, ये कैसे इंश्योर करना है भाई, 210 के अपेंडिक्स में क्राइटेरिया दिया हुआ है। कैसे इंश्योर करेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, आईएसए 210 के अपेंडिक्स में क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो क्राइटेरिया देखेंगे पूरा करता है तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये कैसे इंश्योर करेंगे कि मैनेजमेंट प्रीमाइज पे एग्री करती है। मैनेजमेंट से हम रिटर्न फॉर्म में एग्री करवा लेंगे, एंगेजमेंट लेटर पे साइन करवा लेंगे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एक्सेप्ट करती है। क्लियर हुआ। तो प्री कंडीशंस क्या है, दो। कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है, ये भी 200 में कंसेप्ट गया। आगे चलते हैं, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है। प्री कंडीशन अगेन ये आंसर भी 2 हिस्सों में जाएगा। नंबर 1, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या करना है। नंबर 2, अगर प्रीमाइज प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है। ठीक है, पहले देख लेते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले हमने ये देखना है उसका क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं। बिल्कुल देखना। कैसे देखेंगे, क्राइटेरिया आईएसए 210 में दिया हुआ। अगर फ्रेमवर्क में वो फीचर्स मौजूद हैं जो 210 में दिए हैं वो एक्सेप्टेबल है, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लो, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। यानी अगर कुछ एंगेजमेंट ऐसी होती हैं जिन्हें लॉ रिक्वायर करता है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब जब लॉ रिक्वायर करता है और लॉ ने बता दिया कि ये फ्रेमवर्क होगा जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर क्या करें। देखिए एंगेजमेंट को नहीं छोड़ सकते क्योंकि स्टैट्यूटरी एंगेजमेंट है और लॉ कहता है कि जी इसी के मुताबिक, इसी फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। अब चाहे हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं भी है, मैनेजमेंट की भी मजबूरी है उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। क्यों, रिक्वायर्ड बाय लॉ। हमारी भी मजबूरी हो जाएगी कि हम मैनेजमेंट को ये नहीं कह सकते कि फ्रेमवर्क को चेंज करो, वरना नॉर्मली फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो तो ऑडिटर क्या कहता है मैनेजमेंट को कि फ्रेमवर्क को चेंज कर दो। इस केस में नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, रिक्वायर्ड बाय लॉ है। तो ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। जब एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा तो साथ में देखें वो कोशिश ये करेगा कि फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है। तो जिस डेफिशिएंसी की वजह से फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है मैं उस डेफिशिएंसी को रिमूव कर दूं। जैसे आईएसए 210 के अपेंडिक्स में जो उसने क्राइटेरिया दिया ना फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं डिसाइड करने के लिए, क्राइटेरिया बहुत अहम है, वो हम याद कर लेंगे। उस क्राइटेरिया में एक चीज है कि फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए, कंप्लीटनेस का फीचर होना चाहिए फ्रेमवर्क में। कौन सा फीचर होना चाहिए, कंप्लीटनेस का मतलब यह है कि यूजर्स को जो भी अपने फैसलों के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे उसको। ठीक है, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, आगे चलने से पहले छोटी सी एग्जांपल। क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स हो, कोई मैनेजमेंट के थर्ड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन है, क्या उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए। आप समझते हैं कि उनका डिस्क्लोज होना यूजर्स के लिए बेहतर है, अच्छा है, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में आसानी हो। लेकिन क्या हो अगर किसी मुल्क का फ्रेमवर्क
ये कहे कि जी रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ही नहीं, वो उसमें IAS 20 जैसे हमारे यहाँ IFRS में IAS 24 है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिक्वायर करता है, तो जैसे हमारे यहाँ IAS 24 है तो उस मुल्क के स्टैंडर्ड में रिलेटेड पार्टी का कोई रिक्वायरमेंट्स ही ना हो। आपके ख्याल में ऐसा फ्रेमवर्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के असूल तो बताता है लेकिन उसमें रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, क्या वो अच्छा फ्रेमवर्क है? क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं है ऑडिटर के लिए। लेकिन अगर लॉ कहे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो इसी फ्रेमवर्क के मुताबिक बनेगी, तो क्या करे ऑडिटर? उसको छोड़ नहीं सकता। अगर तो नॉट, यहाँ पे रिक्वायर्ड बाय लॉ अहम कंसेप्ट है, अगर तो रिक्वायर्ड बाय लॉ फिर छोड़ एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन याद रखें हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा क्या भला कि वो जो डेफिशिएंसी है उसको रिमूव कर दे, फिर मैनेजमेंट को बिठा लेगा। मैनेजमेंट से कहेगा भाई बात सुन, फ्रेमवर्क रिक्वायर नहीं, जरा गौर से सुनिएगा अल्फाज, फ्रेमवर्क रिक्वायर नहीं करता रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो ये तो बड़ी डेफिशिएंसी है, लेकिन फ्रेमवर्क मना भी नहीं करता अगर हम एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाहें, तो इसीलिए आप एडिशनल डिस्क्लोजर दीजिए। ऑडिटर एडिशनल डिस्क्लोजर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिशनल डिस्क्लोजर देगी, सिचुएशन ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन शराइत क्या होगी? पहली शर्त मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर इंक्लूड करे, नंबर 2 ऑडिटर एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करे उस एडिशनल डिस्क्लोजर के ऊपर। और ये आपके लिए एक नई एग्जांपल आ गई, बल्कि शायद उसमें लिखा एमसीएस मैटर के एग्जांपल में ये बात लिखी हुई थी कि जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल हो, कहां लिंक हो गई यहाँ पे, ऑडिटर एमसीएस मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा और राइटर टू एंड फिर रिव्यू का वर्ड अपने रिपोर्ट में नहीं लिखेगा, क्योंकि ये एक तरह से कंप्लायंस फ्रेमवर्क की तरफ जा रही है बात। लेकिन फर्ज कीजिए ये भी ना हो, जैसे लोकल लॉ ने रिक्वायर किया है कि इसी फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, और ये भी कह दिया कि एडिशनल डिस्क्लोजर कोई नहीं देना, कह सकता है ना, कंप्लायंस फ्रेमवर्क की एक फीचर ये भी होता है। अब क्या करे ऑडिटर? सोचे, ये सोचिए, ये है आपके लिए सोचने का पॉइंट। फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो मतलब करना है, लॉ ने कहा करना है तो करना है। लेकिन जब हम देखा फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने एक अच्छा ऑडिटर होने के नाते कोशिश की कि जो फ्रेमवर्क की डेफिशिएंसी है वो रिमूव हो जाए। कैसे कोशिश की है? कैसे कोशिश की हमने फ्रेमवर्क की डेफिशिएंसी रिमूव करने की? एडिशनल डिस्क्लोजर दे, अगर तो सब कुछ ठीक ठीक हुआ एडिशनल डिस्क्लोजर आ जाए, हम एमसीएस मैटर देंगे, ट्वेंटी फिर का बढ़ देंगे। लेकिन फर्ज कीजिए ये कंडीशन भी पूरी नहीं होती, यानी एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दे पाते, तो क्या करें? क्या करें आपके ख्याल में? क्या करें? एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रिक्वायर्ड है तो करना। लेकिन अब चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग क्यों है? डिस्क्लोजर ना होने की वजह से, फ्रेमवर्क में डेफिशिएंसी होने की वजह से। गलत फ्रेमवर्क के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ना, चेक करने की जरूरत नहीं है, वो गलत ही होंगी, चेक करने की भी जरूरत। फ्रेमवर्क गलत तो सब कुछ गलत। ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग होगी, ऑडिटर देखेगा कि इसका इफेक्ट रिपोर्ट पे क्या आता है, क्या क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए या एडवर्स, जो भी होगा ऑडिटर इंक्लूड कर देगा। भाई कुछ बात समझ आए? फिर से ISA 210 दो बड़े कंसेप्ट डिस्कस करता है, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर, और दूसरी चीज एग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर में क्या चीजें हैं? सबसे पहले प्री कंडीशन देखनी है। अब जरा विजुअलाइज कीजिए जल्दी से, प्री कंडीशन में कितनी चीजें हैं? 2, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल, मैनेजमेंट प्रीमाइस पे एग्री करे, यानी अपनी रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट करे। हमने फ्रेमवर्क की बात कर ली, फ्रेमवर्क में क्या बात की थी? फ्रेमवर्क क्या एक्सेप्टेबल हो, ओके एक्सेप्टेबल, कैसे पता चलेगा एक्सेप्टेबल है कि नहीं? अपेंडिक्स में उसने फीचर्स बताए। पर अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो देखिए एक्सेप्ट नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो फिर हमने क्या करना है? एडिशनल डिस्क्लोजर, एमसीएस मैटर, 24 का बढ़ नहीं आएगा। अगर ये चीजें आ जाए तो फिर ठीक, लेकिन अगर ये कंडीशन भी पूरी ना हो, जैसे हो सकता है लॉ के एडिशनल डिस्क्लोजर भी नहीं देना, फिर क्या? फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग होंगी। क्या होंगी? मिसलीडिंग। रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी, जो भी मॉडिफिकेशन होगी ना, रूल ये होता है कि हमने मैनेजमेंट को एज सून एज पॉसिबल कम्युनिकेट करनी होती है। तो ये चूंकि अभी एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं हुआ, तो यहाँ पे कम्युनिकेट करने का बेहतरीन मोड क्या है? एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, स्टैंडर्ड एक बात खुद मानता है, कहता है ये एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन है कि फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल हो लेकिन कोई लॉ रिक्वायर करे। एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी एक्सट्रीमली रेयर है कि लॉ ने एक फ्रेमवर्क कहा, इसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी उसके मुताबिक ही है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं ये मिसलीडिंग है, ये मिसलीडिंग है। 700 में शायद किसी का भी एक लाइन ये थी कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में रेयर केस में ऐसा हो सकता है, सुनिएगा जरा बात शायद समझ आ जाए। रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे बनी है, स्टिल मिसलीडिंग है। यानी कंप्लायंस फ्रेमवर्क की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो, ये रेयर है लेकिन पॉसिबल है। ये 210 में उसकी एग्जांपल वो डिटेल में डिस्कस कर रहा है। कुछ बात समझ आई? अगर प्रीमाइस पर दूसरी प्री कंडीशन की तरफ चलते हैं, प्रीमाइस प्रेजेंट नहीं है, जैसे मैनेजमेंट ने कहा रिस्पांसिबिलिटीज हम नहीं मानते अपने, तो फिर क्या करेंगे? ऑडिटर एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे इसके एग्जांपल है स्कोप लिमिटेशन का, हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, ये करते जो करना।
स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है ऐसी सिचुएशन में आपने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन यहां पे भी है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। और अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो फिर क्या करेंगे बताइए? स्कोप लिमिटेशन है, हाँ रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे। एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है? एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना, प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा रिपोर्ट में लिख दें। अगर आप एनालाइज करें ना तो आपको जो प्री कंडीशन में दोनों प्री कंडीशन है, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल और प्रीमाइज, इनकी अप्रोच सेम नजर आएगी कि अगर प्रेजेंट है तो एक्सेप्ट कर लें, अगर प्रेजेंट नहीं है तो एक्सेप्ट ना करें अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, और अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन फिर आपकी रिपोर्ट में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आएगी। दोनों का मेन कंसेप्ट है, बिल्कुल समझ आ रहा है। इसमें खास तौर पे फ्रेमवर्क वाली बात मैं बार बार कर रहा हूं आपको, इसको आपने क्लियर रखना है। चलिए ये प्री कंडीशन वाला हिस्सा तो हमारा क्लियर हो गया जी। इसके बाद आगे चलते हैं, स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले स्कोप लिमिटेशन हो, अच्छा एक्सेप्टेंस के बाद स्कोप लिमिटेशन हो, ये क्यों नहीं इधर लिखा? ये क्यों नहीं लिखा बताइए आप? वो कहां डिस्कस हुआ भला? वो 705 में हुआ है। एक्सेप्टेंस के बाद अगर स्कोप लिमिटेशन हो तो आइटर ने क्या करना है, कहां डिस्कस हुआ है? 705 में। ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस है। ये फर्क ध्यान में रखना है। बिफोर, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे लिख ले, केस स्टडी के अंदर हम ध्यान से देखेंगे बिफोर एक्सेप्टेंस है, आफ्टर एक्सेप्टेंस है, बिफोर एक्सेप्टेंस है, लिख ले मेरा भाई, लिखने के बाद जितना मर्जी हंस ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिफोर एक्सेप्टेंस, आफ्टर एक्सेप्टेंस तो आपको पता ही होगा, ऐसा ही है। 15 सेकंड के अंदर बताइए भाई, एक्सेप्ट करने के बाद स्कोप लिमिटेशन आप ही से कह रहा हूं भाई, आगे वाले भाई से कह रहा हूं। हाँ जी, स्कोप लिमिटेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑर्डर ने क्या करना है? 705 के मुताबिक क्या है? इफेक्ट देखेंगे, मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में रीजन लिखेंगे, और की एडेड मैटर में रेफरेंस लिखेंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का, पूरा बताया ना भाई। और अगर इफेक्ट परवेसिव हो स्कोप लिमिटेशन तो हाँ शाबाश, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, की एडेड मैटर इस सूरत में नहीं है, शाबाश। लेकिन ये बात हो रही है बिफोर एक्सेप्टेंस की, स्कोप लिमिटेशन है लेकिन कहां है? बिफोर एक्सेप्टेंस। इसमें क्या कहता है जरा गौर से सुनिएगा। कहता है अगर तो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है ना, बाय मैनेजमेंट, इसका इफेक्ट देखें पहले, क्या देखें इसका इफेक्ट। अगर तो इसका इफेक्ट मटेरियल है, इसका इफेक्ट मटेरियल है, तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो से सुनिएगा, यहां मटेरियल में कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट है, परवेसिव में डिफरेंट है। हम है किस जगह पे? हम है एक्सेप्टेंस कर रहे थे फैसला, उसमें स्कोप लिमिटेशन आ गई, हमने देखा इसका इफेक्ट मटेरियल है, हमने कहा अच्छा मटेरियल है, हम मैनेजमेंट से कहेंगे सर स्कोप लिमिटेशन है, मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। अभी नहीं दे रहे, अभी बता रहे हैं, अभी क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहे क्योंकि अभी तो एंगेजमेंट लेटर एग्री नहीं हुआ। हम उसको बताएंगे, सर क्या बताएंगे कि हम क्वालिफाइड ओपिनियन, इस स्कोप लिमिटेशन की मौजूदगी में हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, रिपोर्ट पे ये इफेक्ट आएगा। और ये कैसे बताएंगे? ज़बानी कलामी के लिख के, कहां लिखें? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, याद रखिएगा। और अगर इफेक्ट परवेसिव है फिर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। रिक्वायर्ड बाय लॉ तो यहां पे उसका फेवरेट है 210 में। और अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो क्या करना है? एक्सेप्ट कर लेंगे आगे, हाँ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, शाबाश। और फिर उसके बाद बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और की एडेड मैटर नहीं आएगा, पूरा इफेक्ट रिपोर्ट पे जो आएगा था एंगेजमेंट लेटर में फिट कर देना, बता देना है। वो पढ़ते थे ना जो बचपन में, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत बाद में लड़ाई ना हो जाए। समझा बात को? स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस है या आफ्टर एक्सेप्टेंस नहीं है। आपका कोर्स ऑफ एक्शन कैसे बताएंगे? एक मटेरियल है कि परवेसिव है, मटेरियल का अलग, परवेसिव का अलग। परवेसिव किस में हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करते? परवेसिव में। लेकिन परवेसिव में भी एक सिचुएशन है जिसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, कर सकते नहीं बल्कि करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। तो उसमें फिर हम इस मसले से निपटते कैसे हैं कि एक्सेप्ट भी कर लिया, लॉ कह रहा है, लेकिन फ्रेम ये स्कोप लिमिटेशन में थी, रिपोर्ट में जो भी मॉडिफिकेशन आएगी उसका रेफरेंस एंगेजमेंट लेटर में देना। बोले क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से अटेंटिव होके, अब जरा थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन सामने आने वाली है, और ये आपने मुझे बताना है कि मिलती जुलती बात आपने पहले कहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल उसने पहले कहीं दी है, डिटेल थोड़ी फर्दर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड का अपना तरीकाकार है। जैसे अगर हमें ये लग रहा है कि स्कोप लिमिटेशन डिस्कस करनी थी ना, तो बिफोर वाली और आफ्टर वाली दोनों एक ही स्टैंडर्ड में डिस्कस कर देता, लेकिन उसका एक अपना तरीका, अपनी तरतीब है, उसके मुताबिक चल रहा है, प्रॉब्लम कोई नहीं। आपको इतराज तो नहीं है ना कि 210 में बिफोर एक्सेप्टेंस स्कोप लिमिटेशन डिस्कस कर रहा है, 705 में आफ्टर एक्सेप्टेंस, इतराज तो नहीं आपको? ओके, अब सुनिए एडिशनल कंसीडरेशन, जरा ध्यान से सुनिएगा। एडिशनल कंसीडरेशन क्या है? एक्सेप्टेंस के वक्त क्या एडिशनल कंसीडरेशन है? कौन सी एडिशनल कंसीडरेशन है? एक्सेप्टेंस के वक्त एक रिलेट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एक रिलेट करती है ऑडिट से। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
क्या ऐसा पॉसिबल है, जरा गौर से सुनिएगा कंसेप्ट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी यूज हो रहे हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, जैसे आईएफआरएस, और लोकल लॉज और रेगुलेशन में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हों जो सप्लीमेंट करें, क्या कर रही हैं, सप्लीमेंट कर रही हैं फ्रेमवर्क को। इसका क्योंकि एग्जांपल आपने पढ़ी है कहीं, पहले तो मुझे ये बताएं। 700 में पढ़ी, ओके मैं आपको रिकॉल करूं। 700 में 2 एग्जांपल थी, आपने बताना ये कौन सी वाली एग्जांपल है। एक एग्जांपल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है आईएफआरएस के मुताबिक भी और नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी। एक एग्जांपल ये थी। एक एग्जांपल थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी आईएफआरएस के मुताबिक और साथ में दूसरा फ्रेमवर्क नहीं है कोई, सिर्फ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये 2 केस हमने अलग अलग डिस्कस किए थे। पहले तो बताया दोनों में फर्क क्या था। 2 फ्रेमवर्क जो थे ना, उसमें वो दोनों ही फ्रेमवर्क अलग अलग इन इटसेल्फ कंप्लीट फ्रेमवर्क थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। उसमें हम बेसिकली ओपिनियन एक तरह से 2 ओपिनियन देते थे। दोनों ओपिनियन को एक ही रिपोर्ट में दे सकते थे, लेकिन ओपिनियन 2 होते थे क्योंकि फ्रेमवर्क 2 है। एक में हम कहते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक भी बनी है, और फिर दूसरे में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोकल फ्रेमवर्क के मुताबिक भी बनी है। वो इन इटसेल्फ पूरा फ्रेमवर्क होता था, 2 ओपिनियन। अच्छा, जब सप्लीमेंट की बात आती है, सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि भाई पूरे का पूरा फ्रेमवर्क नहीं दिया जा रहा, सिर्फ कुछ 2-4 चीजें हैं ऐड कर दो साथ में, एडिशनल मजीद, पूरा फ्रेमवर्क नहीं, सिर्फ कुछ चीजें। इसमें असूल यह है कि फ्रेमवर्क एक ही रहता है, लेकिन उस फ्रेमवर्क को लोकल लॉज के साथ सप्लीमेंट कर दिया जाता है। फ्रेमवर्क एक ही होगा। जैसे फर्ज कीजिए पाकिस्तान में एसएससीबी ने कहा रिलेटेड पार्टी के हवाले से मजीद रिक्वायरमेंट्स भी लिखो। अब बाकी का पूरा कुछ भी नहीं छेड़ा एसएससीबी ने, ना फिक्स एसेट्स को छेड़ा, ना इन्वेंट्री को छेड़ा, ना कुछ और रिक्वायरमेंट, लेकिन रिक्वायरमेंट है। इसको आप क्या कहेंगे कि ये लोकल रिक्वायरमेंट्स इन इटसेल्फ एक अलग से फ्रेमवर्क है, या कि एडिशनल रिक्वायरमेंट है, सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स। एडिशनल या सप्लीमेंट है, पूरा फ्रेमवर्क तो नहीं है ना, क्योंकि वो पूरा होता तो वो तो हर चीज के ऊपर गाइडेंस दे रहा होता। ये फर्क समझना आपने। मुझे बताइए यहाँ पे कौन से वाला कंसेप्ट है, 2 फ्रेमवर्क अलग के अलग, या कि एक फ्रेमवर्क पूरा है और दूसरा उसने कुछ मजीद चीजें लिख दी। हाँ, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब आगे चले। एक है 100% और दूसरा है 10%। ये बात समझ आ रही है, जरा गौर से सुनिएगा बात। इसमें यही समझने वाले 2-3 कंसेप्ट है, उनमें से एक ही है इस स्टैंडर्ड में। एक है पूरी रिक्वायर, अगर तो हो ये 100%, फर्ज कीजिए ये फ्रेमवर्क है और ये भी फ्रेमवर्क 100% है। ये अलग फ्रेमवर्क, ये अलग फ्रेमवर्क। हम एज आर्टिकल लिखेंगे दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क नंबर ए एंड बी। 2 भी नहीं, ये 100% पूरे का पूरा है फ्रेमवर्क है, ये ध्यान में रखिएगा ये। और ये भी 100% पूरे का पूरा फ्रेम। 100% से मेरी मुराद है ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की गाइडेंस, सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की गाइडेंस। 2 फ्रेमवर्क, हम दोनों को रिपोर्ट में कवर करेंगे। हम लिखेंगे अगर दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हम कहेंगे दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एज वेल एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन पाकिस्तान। ठीक है जी, 2 फ्रेमवर्क 2 ओपिनियन। ओके, एक सिचुएशन। एक दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये 100% नहीं है, ये सिर्फ 5% है, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरा फ्रेमवर्क नहीं है। यानी ये सिर्फ 2-3 एरियाज के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि भैया ये मजीद मेरी चीजें आईएफआरएस को फॉलो करो, मजीद ये रिलेटेड पार्टी में या गोइंग कंसर्न में ना ये मेरी चीजें मजीद ऐड कर दो, बाकी के एरिया को नहीं छेड़ा। अब सिर्फ अगर आप बी के मुताबिक, ये सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहे नहीं बना सकते। पिछले वाले केस में ए के मुताबिक पूरी फाइनेंशियल बना सकते थे, बी के मुताबिक भी बना सकते थे कंप्लीट गाइडेंस से। इस वाले एग्जांपल में जिसमें वर्ड सप्लीमेंट बोल रहे हैं, ये क्या है, कंप्लीट गाइडेंस नहीं, सिर्फ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। यहां पे क्या कहता है स्टैंडर्ड, गौर से कहता है फ्रेमवर्क एक है कि 2 है, एक है। कौन सा, ए वाला। बी वाला फ्रेमवर्क नहीं है, सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो आपका फ्रेमवर्क थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप ये नहीं लिखेंगे दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। फर्ज कीजिए ए वाला आईएफआरएस है, आप लिखेंगे दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। ये जो एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट है, इसके बारे में ये ध्यान में रखिएगा, ये अलग से फ्रेमवर्क नहीं है, ये कुछ एडिशनल सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। ये बात समझ आएगी नहीं, आगे काम आसान। इसका मतलब ओपिनियन कितने होंगे, एक। फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन मॉडिफाई हो गई, लेकिन फ्रेमवर्क एक ही है, और फ्रेमवर्क एक है तो उसूल के मुताबिक ओपिनियन कितने, वो भी एक। यहां तक क्लियर है। अब सुने ट्विस्ट। जब मैं फर्ज कीजिए ये भाईजान है, इनके वालिद साहब इनको कोई काम कहते हैं, इनके लिए तो वही एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, ये उनकी बात मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। और अगर मैं इनको कोई बात कहूं, मेरी बात मानेंगे कि नहीं मेरी बात मान, लेकिन जाहिर है ज्यादा बातें तो उनके वालिद साहब ही कहेंगे। 24 घंटे की जिंदगी में से 22 घंटे वो, मैं तो सिर्फ उनको क्लास की हद तक बात कहूंगा ना, ये करना तो ये नहीं करना।
तो मैं इनको जिंदगी गुजारने का पूरा फ्रेमवर्क नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इनको ऑडिट पढ़ने का फ्रेमवर्क दे रहा हूं। जिंदगी गुजारने का पूरा फ्रेमवर्क वाले साहब, घर वाले साहब दे रहा हूं। दूसरी बात मेरी, मुझे ये बताइए, अगर वाले साहब ने इनको कुछ कहा, उनकी बात मानेंगे? और मैंने कुछ कहा, मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर दोनों में फर्क नहीं है, ठीक है। फर्ज कीजिए कि वाले साहब ने कहा भाई नमाज पढ़ा करो, और मैंने कहा कि कुरान मजीद भी पढ़ा करो। दो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, दोनों मेरी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, क्या ये मीट कर सकते हैं? दोनों मीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्ज कीजिए वाले साहब ने कहा मस्जिद में नमाज पढ़ा करो, और मैंने कहा घर में नमाज पढ़ा करो। आप बताएं, हाँ नहीं सही है गलत वो बाद में। पहला आर्गुमेंट ये, क्या दोनों रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। स्टैंडर्ड यहां पे यही कह रहा है, कह रहा है जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सप्लीमेंट कर रहे हो ना लोकल लॉज और रेगुलेशन में, तो आपने पहली कोशिश क्या करनी है, दोनों को पूरा कर ले, ये भी पूरा हो ये भी पूरा हो रिक्वायरमेंट। कह रहा है अगर तो ये कोई एडिशनल डिस्क्लोजर ऐसा दे रहा है, कब देखिए कंफ्लिक्ट आ गया, कंफ्लिक्ट आ गया, ये भी कुछ कह रहा है, ये भी किसी चीज के ऊपर कुछ कह रहा है, कंफ्लिक्ट आ गया। अगर तो आप इस कंफ्लिक्ट को दोनों की रिक्वायरमेंट पूरा करके रिजॉल्व कर सकते हैं तो गुड, कर दे। लेकिन अगर बाज का कंफ्लिक्ट होते हैं वो मीट हो जाते हैं, बाज का कंफ्लिक्ट होते हैं एडिशनल डिस्क्लोजर से मीट नहीं होते। ये रिक्वायरमेंट देखें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लॉ रेगुलेशन की बात समझ आई? जब दो चीजें होंगी ना, या तो आप ये वाली एग्जांपल, ये अगर ऐसे है तो आप इसको भी मीट कर सकते हो, इसको भी मीट कर सकते हो। इसने कहा रिलेटेड पार्टी में रिलेशनशिप भी बताओ, रिलेशनशिप बताओ सिर्फ। इसने कहा रिलेशनशिप के साथ साथ उनकी ट्रांजैक्शन भी बताओ। दोनों हो सकते हैं, ओके। लेकिन बात ऐसा होता है कि दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो सकती, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो सकता एडिशनल। वो कैसे? वो फर्ज कीजिए ये ऐसी सिचुएशन है, ये 5%। अब आप ये वाला एरिया जो है या तो 5% वाला मीट कर सकते हैं या 100 वाला। जैसे अगर इस फ्रेमवर्क ने कहा कि भाई लिस्ट भी दो रिलेटेड पार्टी की, रिलेशनशिप भी बताओ और बैलेंसेस भी बताओ, जबकि सप्लीमेंटेड बाय लॉ ने कहा लिस्ट बताओ, रिलेशनशिप बताओ, बैलेंस नहीं बताना, बताना ही नहीं। अब बताइए क्या आप दोनों, कंफ्लिक्ट आ गया, क्या आप एडिशनल डिस्क्लोजर से मीट कर सकते हैं? ये बोलता ना दो चीजें करो और ये कहता साथ में एक और कर लो, तो कंफ्लिक्ट था। कंफ्लिक्ट का मतलब डिफरेंस होना, कंफ्लिक्ट का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट फर्क होना। रिक्वायरमेंट फर्क थी, लेकिन मीट हो सकती थी एडिशनल डिस्क्लोजर। दो इसने कहा, एक इसने कहा, दो इसने एक इसने। लेकिन अगर इसने कहा 3 और उसने कहा नहीं 3 नहीं, 2 चीजें देनी है, एक चीज नहीं देनी, अब बताइए क्या होगा? हाँ, अब रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो सकेगी। स्टैंडर्ड क्या कहता है सुन लें, कहता है अगर तो कभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सप्लीमेंट होना लोकल लॉस, तो ये तो कंफर्म में कंफ्लिक्ट आया ही है, यानी रिक्वायरमेंट में डिफरेंस होगा ही होगा। डिफरेंस है तो अलग से सप्लीमेंट आया ना। आपने क्या देखना है, क्या उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो आप एडिशनल, कुछ हालात में कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं एडिशनल डिस्क्लोजर से, कुछ में रिजॉल्व नहीं। अगर तो आप कंफ्लिक्ट एडिशनल डिस्क्लोजर से दोनों की रिक्वायरमेंट मेट हो रही है, एडिशनल डिस्क्लोजर से दोनों की रिक्वायरमेंट मेट हो रही है, तो क्या कहेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनी है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, कंफ्लिक्ट एडिशनल डिस्क्लोजर से रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? फिर हाँ, लोकल लॉ पीरियड, बिल्कुल। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है फिर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेरा नाम ना लिखना कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद आईएएस, क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा ही है। वापस अपनी छोटी वाली एग्जांपल की तरफ आते हैं। अगर फर्ज कीजिए घर के फ्रेमवर्क में ये बोला गया कि नमाज पढ़ने हैं और मैंने बोला कुरान मजीद भी पढ़ना, ये दोनों काम करते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि मैंने दोनों फ्रेमवर्क, वो दूसरा मेरे वाला फ्रेमवर्क नहीं है, वो सिर्फ एडिशनल छोटी सी रिक्वायरमेंट है, क्या ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क भी पूरा किया और सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी की? दोनों की कंप्लायंस शो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि बात इस तरह की हो गई कि एक ने कहा कि जी मस्जिद में नमाज पढ़ो, दूसरे का नहीं घर में पढ़ो, घर में ही पढ़ने। अब अगर ये किसको ये काम करेंगे, ये जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मैं इनके एक्ट के ऊपर एतराज नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कहूंगा, भाई अब अगर आपने ये कहना ना कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी, तो फिर मेरा नाम ना लेना। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपने मेरी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया। ये है मेन कंसेप्ट सप्लीमेंटेड में, कि जब कभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड होगा बाय लॉ रेगुलेशन, इसका मतलब क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, इसकी कुछ हो रहा है, ये तो कंफर्म है ना, वरना तो वो आता ही क्यों दुनिया में, अगर इसने कुछ नई चीज ना बोलनी होती। आपने क्या देखना है, क्या जो सप्लीमेंट होने की वजह से कंफ्लिक्ट आया है वो आप एडिशनल डिस्क्लोजर से मीट कर सकते हैं कि नहीं, यानी इसको डिस्टर्ब किए बगैर इसको मीट कर सकते हैं कि नहीं। अगर तो इसको डिस्टर्ब किए बगैर इसको मीट कर सकते हैं तो आपने क्या लिखना है, दोनों की कंप्लाई शो के बाद है। और अगर आप इसको मीट करते हैं तो ये भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर क्या करेंगे?
फिर आप अपने फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करेंगे, इसकी कंप्लायंस शो नहीं करवा सकते। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन एंड में सिर्फ ये देखने के लिए कंसेप्ट समझ आएगा नहीं। फर्स्ट कीजिए, आईएफआरएस ये कहते हैं कि इन्वेंटरी की मेजरमेंट आप FIFO के ऊपर भी कर सकते हैं, LIFO के ऊपर भी कर सकते हैं। लोकल लॉज में थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं सिर्फ FIFO के ऊपर कर सकते हैं। सप्लीमेंट है, रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट है कि नहीं? लोकल लॉ सप्लीमेंट है, कंफ्लिक्ट है, क्या ये मीट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप दोनों की कंप्लायंस शो कर देंगे। यानी फ्रेमवर्क एक ही है, उस फ्रेमवर्क में आप आईएफआरएस भी बोलेंगे और लोकल लॉज भी बोलेंगे। एग्रीड? अगला सवाल, आईएफआरएस कहता है सिर्फ FIFO के मुताबिक करो, लोकल लॉज कहते हैं LIFO के मुताबिक करो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लाउड नहीं है, याद है आपको? खत्म हो गया है, लेकिन लोकल लॉ ने कहा है, दुनिया से खत्म नहीं हुआ, आईएफआरएस से खत्म हुआ है, दुनिया से खत्म नहीं हुआ। आईएफआरएस कहता है FIFO, लोकल लॉज क्या कहते हैं? अब क्या करें? LIFO को फॉलो करेंगे। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्या फ्रेमवर्क यही रहेगा कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस एंड लोकल रिक्वायरमेंट? मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि अब हम ये नहीं कर लिख सकते कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, इसको फिर चेंज करते हैं, हम कहते हैं दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। पूरा आईएफआरएस नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं? अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल, वो जो रेलेवेंट है, जो प्रूव है, एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। पाकिस्तान में किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख लें, उसमें सप्लीमेंट है, उसमें सप्लीमेंट है, यानी आईएफआरएस भी अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से, और कंपनीज एक्ट भी है, जाके देख लीजिएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो आप बात नोट करेंगे ना, वो ये कि उसमें सप्लीमेंट लोकल लॉज की बात कर रहा है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट की। आईएफआरएस का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, बता सकते हैं क्यों नहीं लिखा हुआ? आईएफआरएस की बजाय लफ्ज लिखा हुआ अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट की वजह से, कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट की वजह से। बात समझ आई? ट्रिकी था थोड़ा सा ये कंसेप्ट, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। 700 में गालमन जब हमने पढ़ा था ना, उसमें सिर्फ आपको एग्जांपल बताई थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, कि एक पूरा फ्रेमवर्क भी अलग से हो सकता है और सप्लीमेंट भी हो सकता है, याद है? सिर्फ एग्जांपल बताई थी, 700 में थी ना वो, हाँ, लास्ट में जो टेबल था। यहां पे क्या बता रहा है? आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना है। क्लियर? मिलता जुलता और कंसेप्ट। 700 में उसने एक और चीज बताई थी कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कभी कभार ऐसा होगा लोकल लॉज ने भी फॉर्मेट दिया होगा, तो उसने कहा था एट मिनिमम अगर इतनी रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स आपके लोकल लॉ के फॉर्मेट में है ना, तो समझो मेरी बात भी पूरी होगी, लोकल लॉ की भी पूरी होगी। ये बात याद है? आईएसए 700 में उसने बोला था कि लोकल लॉ में अगर रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया ना, उसमें जो मैंने चीजें कही हैं वो पूरी हो रही हैं, तो फॉलो लोकल लॉ का फॉर्मेट करो, लेकिन साथ में आप लिख सकते हो क्या कि हमने ऑडिट आईएसए के मुताबिक किया। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। यहां पे वही कंसेप्ट दोबारा, क्या इट इज रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन, ठीक है? और यहां पे फर्क क्या है? सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो तो क्या करना है? सेम कंसेप्ट, लैंग्वेज जेनेरिक है, कंसेप्ट सेम है। आपने देखना है भाई, आईएसए रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ और दे रहे हैं, एससीसीपी ने रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ और दिया है, दोनों में फर्क है। तो क्या मैं एडिशनल एक्सप्लेनेशन देके मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव कर, अगर दोनों में सिग्निफिकेंटली डिफरेंस होना, सिग्निफिकेंटली भाई कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, कंफर्म है ना, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। हमने देखना है कि क्या वो फर्क सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट। अगर तो इनसिग्निफिकेंट है तो लोकल लॉ का फॉर्मेट यूज कर लो और ये लिख दो हमने आईएसए के मुताबिक ऑडिट किया। लेकिन अगर ये फर्क सिग्निफिकेंट है, जैसे फर्स्ट कीजिए हमने लोकल लॉ का फॉर्मेट देखा, एलिमेंट तो वही थे, लेकिन वर्डिंग में एक अजीब लफ्ज लिखा हुआ था। आईएसए ने लिखा हुआ था अपनी रिपोर्ट में कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस, और लोकल लॉ देखा उसमें लिखा हुआ था ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है टू ऑब्टेन मैक्सिमम एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस, इधर क्या वर्ड यूज किया? मैक्सिमम। क्या लॉ ने कौन सा वर्ड यूज किया? आईएसए ने कौन सा किया? रीजनेबल। लॉ ने कौन सा वर्ड यूज किया? मैक्सिमम एश्योरेंस। क्या मैक्सिमम एश्योरेंस से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात कर रहा है? ये सिचुएशन है। ऑडिटर्स बोथ प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। पहले बताएं सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, उसमें और इसमें फर्क क्या? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा था, ये ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा है। अब क्या करना है? अब हमने देखना है क्या हम एडिशनल एक्सप्लेनेशन से ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव कर सकते हैं। अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्या कहता है? एक्सेप्ट करो और एडिशनल एक्सप्लेनेशन दो, और फिर ये भी लिख दो चाहे कि हमने आईएसए की कंप्लायंस की। लेकिन अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं हो सकती, फिर क्या करना है? गैस करें। यहां पे अगर आप समझते हैं ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मिजाज को, तो बता सकेंगे यहां पे क्या करना है ऑडिटर ने। एक फॉर्मेट दिया हुआ है लॉ ने, एक फॉर्मेट दिया हुआ है आईएसए ने। लॉ का फॉर्मेट डिफरेंट है, उसकी वर्डिंग ऐसी है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है। स्टैंडर्ड यहां पे क्या बोला उसने, स्टैंडर्ड ने कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव कर दो एडिशनल एक्सप्लेनेशन देकर रिपोर्ट के अंदर ही। अगर तो दे दिया एडिशनल एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा, लेकिन अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते, मना है, क्या करें? क्या करें? एक्सेप्ट ना करें। और अगर रिक्वायर्ड वाला है
तो आईएसए के साथ कंप्लायंस शो नहीं करनी। आप रिपोर्ट के अंदर ये नहीं लिख सकते वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसए ने कहा मैंने आपको आक कर दिया क्योंकि आपने मेरी बात मानी ही नहीं, और बात भी सिग्निफिकेंट वाली नहीं वाली। समझ आ रही बात की? अगर आप एनालाइज करें ना कंसेप्चुअली, तो इन दोनों के पीछे, हालांकि दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑडिट रिपोर्ट वाली है, कंसेप्ट सेम है कि जहां कहीं मसला आए पहले उस मसले को हल करने की कोशिश करो कि दो मुख्तलिफ चीजें एक ही चीज को डिस्कस कर रही है, दोनों को कोशिश करो पूरी हो जाए। नहीं होती तो फिर आपको अपने रिपोर्ट को या फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? एडिशनल कंसीडरेशन मुश्किल है, नया कंसेप्ट है, लेकिन इंतहाई अहम। इधर से मैंने आपको फ्रेमवर्क की एक्सेप्टेबिलिटी बोला था अपेंडिक्स, और इधर एडिशनल कंसीडरेशन। एडिशनल कंसीडरेशन में दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली भी बता दी, ऑडिट रिपोर्ट वाली भी बता दी जी। हाँ, एक्सप्लेनेशन देंगे क्या, गैस करें कहां देंगे एक्सप्लेनेशन? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। हाँ जी, हाँ, उसी पैराग्राफ के अंदर जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग है उसी पैराग्राफ के अंदर दिया जा सकता है। स्टैंडर्ड ने इसकी कोई स्पेसिफिक प्लेसमेंट बताई नहीं है, तो ये ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर है। अमूमी तौर पे जाहिर है जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है एडिशनल एक्सप्लेनेशन उसके साथ ही होनी चाहिए, ठीक है? तो जहां पे भी जैसे मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, स्टैंडर्ड ने प्लेसमेंट की गाइडेंस नहीं दी, लेकिन जो मेरी जजमेंट है वो ये है कि जहां पे पैराग्राफ में मिसअंडरस्टैंडिंग है वहीं पे एडिशनल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जी। किसकी बात, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, एडिशन यहां पे क्या था, ये भी फ्रेमवर्क है, ये भी रिक्वायरमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया और दोनों साइमल्टेनियसली मीट नहीं हो सकती, कोई एक मीट होगी, तो कौन सी करेंगे? ये स्टैंडर्ड यहां पे क्या कहता है सुने, लोकल लॉ को माने, लेकिन कहता है फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन को मॉडिफाई कर दें। क्या कर दें? आप इसके साथ कंप्लायंस शो नहीं कर सकते, इसके साथ कर सकते। समझ ऐसा ही है ना? तो आप ये नहीं लिखेंगे दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी एक्ट। क्यों? क्योंकि मीट नहीं है। तो आप इसको मॉडिफाई करें। मॉडिफाई कैसे करेंगे? ये केस टू केस वेरी करता है। जैसे पाकिस्तान में आईएफआरएस के बजाय वर्ड है अप्रूव्ड कंपनी स्टैंडर्ड, ठीक? ये, और अगर ये भी नहीं करना तो फिर वो कहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, आप फिर ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। यानी या तो फ्रेमवर्क को मॉडिफाई कर दें, अगर ये अगर दोनों मीट हो जाए सेम फ्रेमवर्क अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और अगर दोनों रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती या तो फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करो कि ये आपका लोकल है, अगर नहीं तो फिर ओपिनियन मॉडिफाई होगा क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं है, गलत है। कुछ समझ आ रही? ओके। फिर इसके बाद एक्सेप्ट कर लिया एंगेजमेंट। अब क्या करना है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसमें कुछ मैटर्स रिक्वायर्ड है, कुछ ऑप्शनल है, चाहे इंक्लूड करें चाहे ना करें, और कुछ है व्हेन रेलेवेंट। ये केस टू केस वेरी करता है। ये रूटीन नेचर के एलिमेंट है, क्या फीड में भी पड़े हुए हैं, जैसे मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, फ्रेमवर्क, ये रिक्वायर्ड एलिमेंट है। टाइप्स, कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, ठीक, ये है रिक्वायर्ड। कुछ है व्हेन रेलेवेंट, जैसे आपने कभी एक्सपर्ट को एंगेज करना हो, इंटरनल ऑडिटर को एंगेज करना हो, कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना हो, सर्विस ऑडिटर को चेंज करना हो, किसी भी थर्ड पार्टी को एंगेज करना है, तो उस सूरत में फिर एंगेजमेंट लेटर में इसका रेफरेंस होना जरूरी है ताकि क्लाइंट कल को इतराज ना करे। हमने आपको ऑडिटर पॉइंट किया था, आप आगे पता नहीं किसको ले आए। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हो ये हमने इस ऑडिट में एक्सपर्ट को एंगेज करना होगा तो हमें एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिख देना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर लिखा नहीं है तो बाद में आप पॉइंट नहीं कर सकते, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि चीजें जितना क्लियर, ट्रांसपेरेंट और अर्ली क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दें उतना बेहतर है। रिकरिंग और कंपोनेंट ऑडिट में, रिकरिंग ऑडिट में क्वेश्चन क्या होता है भला? क्या हमें इस दफा ऑडिट किया, अगली दफा फिर ऑडिट कर रहे हैं, वो होता है रिकरिंग ऑडिट। इनिशियल ऑडिट क्या है? इनिशियल ऑडिट क्या है? पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं या किया तो किसी और ने। रिकरिंग ऑडिट क्या? पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया, इस साल का भी हमने। क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इस साल दोबारा एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस में चेंज हुआ कि नहीं। अगर तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई है, जैसे ओनरशिप में, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में, फ्रेमवर्क में, नेचर ऑफ बिजनेस में, लीगल रिक्वायरमेंट्स में, जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हो, फिर तो अगले साल में एंगेजमेंट लेटर इशू करना जरूरी है। वरना एक साल आपने एंगेजमेंट लेटर इशू कर दिया ना, हर साल एंगेजमेंट लेटर इशू करना जरूरी नहीं अगर सर्कमस्टेंसेस सिमिलर है तो। बात समझ आई? तो रिकरिंग ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर इशू करेंगे कि नहीं, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस चेंज है तो करेंगे, नहीं करेंगे। कंपोनेंट ऑडिट क्या है? कंपोनेंट का मतलब होता है दो चीजें, ब्रांच और सब्सिडरी। कंपोनेंट जहां कहीं आपके सामने आए, आपके समझ में क्या जाना चाहिए? ब्रांच और सब्सिडरी। इसको फिलहाल हम ब्रांच के साथ ही, जब तक आईएसए 600 पे नहीं ना पहुंचते उसमें डिस्कस हुआ, तब तक हम कंपोनेंट से मुराद क्या लेंगे? ब्रांच। तो अगर किसी ब्रांच पे हमने किसी और ऑडिटर से काम करवाना है तो उस और ऑडिटर को कहते हैं कंपोनेंट ऑडिटर। क्या बोलते हैं उसे? अगर हमने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है, कंपोनेंट ऑडिटर, तो क्या उसके लिए भी अलग से लेटर होना चाहिए, या कि अगर मेन
हेड ऑफिस या होल्डिंग कंपनी के साथ एंगेजमेंट लेटर एग्री हो गया तो कंपोनेंट ऑडिटर कंपोनेंट के ऊपर अलग से एंगेजमेंट लेटर की जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट क्या समझ आ गया, ब्रांच या सब्सिडरी, इशू क्या है, मुद्दा क्या है इसमें कि क्या कंपोनेंट का सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू किया जाए या जो मेन कंपनी को इशू जो मेन ऑडिटर को इशू किया है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वो कंपोनेंट के लिए भी काफी, यहाँ पेरेंट का वर्ड यूज कर, पेरेंट वाला ही कंपोनेंट के लिए काफी है एंगेजमेंट लेटर या कि पेरेंट के लिए अलग और कंपोनेंट के लिए अलग हो, ये क्वेश्चन है। इसका वो आंसर फिर अगेन 2-3 फैक्टर देता है कि ये डिपेंड करता है लीगल रिक्वायरमेंट्स पे, ये डिपेंड करता है कंपोनेंट के ऊपर कितना कंट्रोल है, क्या लीगली दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं या कि लीगली सेम एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ये इन 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये जनरल, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं। फिर इसके बाद चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्या आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री तो कर ली कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। क्लाइंट बाद में अगर आपसे कहता है इसको चेंज करो तो क्या करें, चेंज कर लेंगे ना, वो कहता है कंसीडर करेंगे। अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर लो तो क्या करें, देखिए रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना 2 पैराग्राफ है मिलते जुलते हैं, मैं दोनों में फर्क आपको बता दूं। इधर क्या कह रहा है, सिंपल कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट ने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपसे कहा कि टर्म्स को चेंज कर लो, आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे चेंज रीजनेबल हो, हमने कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है, अगर तो रिक्वेस्ट रीजनेबल है चेंज कर लें, रिक्वेस्ट रीजनेबल नहीं है चेंज ना करें, ऐसा ही है। पैराग्राफ जो 2 है वो ये, इसमें सिंपल कह रहा है रिक्वेस्ट रीजनेबल है तो एक्सेप्ट कर लो चेंज और फिर रिवाइज टर्म के मुताबिक चलो, अगर रिक्वेस्ट रीजनेबल नहीं है तो टर्म्स को चेंज ना करो। फर्क ये पैराग्राफ अलग है और ये अलग है। पहले इसकी हेडिंग पढ़ के मुझे बताएं आपको इन दोनों में फर्क लग रहा है कोई, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और मैनेजमेंट रिक्वेस्ट टू चेंज ऑडिट एंगेजमेंट टू रिव्यू एंगेजमेंट आर लो। ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, ये जेनेरिक कांसेप्ट है कि कोई भी चेंज हो, देखिए चेंज तो कोई भी, हमने बहुत सी टर्म्स पढ़ी है ना जहां पे स्कोप था एंगेजमेंट का, पर्पस एंड स्कोप था वो भी है और बाकी अदर एलिमेंट्स भी। पहले वाला कंसेप्ट किसी भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के लिए है, दूसरे वाला जो कंसेप्ट है ये स्पेसिफिकली किस लिए है, ऑडिट से अगर मैनेजमेंट रिव्यू पे या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट पे जाना चाहे तो हमने क्या करना है, कंसेप्ट सेम ही है, इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन जाता है। अगर आपसे पूछे मैनेजमेंट रिक्वेस्ट टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, हम कहेंगे जनरल कंसेप्ट है, ये अलग पैराग्राफ है, इसमें देखना असूल लेकिन एक ही है, देखेंगे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो टर्म्स को रिवाइज कर लेंगे, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो रिफ्यूज कर देंगे, यही कहानी खत्म। और अगर आपसे क्वेश्चन में कहे, और ज्यादातर यही कहता है कि मैनेजमेंट ने आपसे रिक्वेस्ट की कि ऑडिट से रिव्यू में या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में कन्वर्ट कर ले, तो करेंगे कि नहीं। अगेन रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखेंगे, फॉर एग्जांपल देते हैं रीजनेबल जस्टिफिकेशन, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब यहां पे मजीद एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ओरिजिनल एंगेजमेंट कंटिन्यू करेंगे। अगर क्लाइंट ने ओरिजिनल एंगेजमेंट कंटिन्यू ना करने दी तो ये स्कोप लिमिटेशन होगी, इसका इफेक्ट परवेसिव होगा, ये चूंकि अब आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो हम इसे किसके मुताबिक डील करेंगे, 210 के मुताबिक या 705 के मुताबिक, 705 के मुताबिक। भाई कुछ बात समझ आई। अब ऐसा है कि आपके पास है 5 मिनट। जी जी जी, हाँ देखिए रीजनेबल जस्टिफिकेशन जब वो हमसे कहे ना मैनेजमेंट कि ऑडिट से रिव्यू में या नॉन एश्योरेंस सर्विस में, लोअर लेवल पे चले जाओ, ऑडिट से यानी लिमिटेड पे या नो एश्योरेंस में, तो हमने उनसे रीजनेबल जस्टिफिकेशन मांगनी है। ना तो हम स्ट्रेट अवे क्लाइंट कुछ भी कहे, ना स्ट्रेट अवे यस करते हैं ना नो करते हैं, रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है डाउनग्रेड कर लेंगे अपने एंगेजमेंट को, यानी चेंज कर लेंगे टर्म्स, और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है ओरिजिनल कंटिन्यू करेंगे, यानी ऑडिट ही। और अगर मैनेजमेंट कहे भाई रिव्यू बोला था वो तुमने किया नहीं, ऑडिट तुम्हें करने नहीं देंगे, फिर क्या करें, स्कोप लिमिटेशन आ जाएगी। ठीक है जी। अब 5 मिनट में आपने पूरा स्टैंडर्ड क्विकली रीड करें, फिर इसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आवाज कीजिए जी, उम्मीद है रीडिंग आपने कर ली होगी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी जी, ऑडिट ऑफ कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑडिटर 2 डिफरेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल ठीक, शाबाश। ऑडिट ऑफ कंपोनेंट का मतलब ये है कि जो भी हमारा, जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं, अगर उसकी ब्रांचेस हैं तो हमने सिर्फ हेड ऑफिस का ऑडिट नहीं करना, ब्रांच का भी ऑडिट करना है, ये है ऑडिट ऑफ कंपोनेंट। अब अगला सवाल है कि कैसे करना है। इसका जवाब स्टैंडर्ड कहता है 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, ब्रांच पे खुद चले जाओ ऑडिट करने के लिए, इस सूरत में ऑडिट ऑफ कंपोनेंट तो होगा, कंपोनेंट ऑडिटर कोई नहीं है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप उस ब्रांच, अगर फर्ज कीजिए किसी दूर दराज के इलाके में, पिशावर में है, हम कराची में बैठे हैं, हम कहते हैं उधर आने जाने में ट्रैवलिंग और कॉस्ट ज्यादा होगी, वहां के किसी लोकल सीएफ हमको कहते हैं कि हमारे भी यहाँ पे ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अब इसमें ऑडिट ऑफ कंपोनेंट भी है और कंपोनेंट ऑडिटर भी है, यानी ऑडिट ऑफ कंपोनेंट तो करना ही करना है। अब वो हम करेंगे तो कंपोनेंट ऑडिटर नहीं होगा, और अगर हम किसी और से काम करवा लेंगे तो कंपोनेंट ऑडिटर होगा। ठीक है जी, ये दो
हाँ, अगर हम कंपोनेंट के ऑडिटर है तो क्या होगा साहब? ये सारी डिस्कशन आई से 600 में है। इससे आगे अगर आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो आप 210 से निकल के 600 में चले जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नहीं निकल 600 नहीं करना भाई, तरतीब से चला। एक छोटी छोटी चीज इंटरलिंक्ड होने की वजह से थोड़ी अपना रास्ता बदलेंगे, ऐसा नहीं। चलिए अब जरा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, देखते हैं कि कोई कंसेप्ट है तो नहीं क्या। देखिए ये 210 के सारे कंसेप्ट्स उसने डिस्कस हुए हैं, दो बड़े पार्ट्स हैं। पहले में एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर, दूसरे में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। दोनों पढ़ लिए ना? हाँ, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स सबसे क्या बताता है अहम चीज? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे डिटरमिन करेंगे एक्सेप्टेबल है कि नहीं। पार्ट ए में एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर में प्री कंडीशन फॉर ऑडिट पढ़ा हमने। व्हाट आर प्री कंडीशन? दो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो और मैनेजमेंट प्रीमाइस से एग्री करे, ऐसे ही है। पहले हमने पढ़ा प्री कंडीशन क्या है, फिर ऑडिटर कैसे प्री कंडीशन इंश्योर करेगा, कैसे करेगा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखेगा एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो अपेंडिक्स को सामने रख के, और दूसरा एग्रीमेंट ले लेगा। और फिर अगर प्रेजेंट नहीं है इनमें से कोई प्री कंडीशन तो क्या करेगा? अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल, अगर प्रीमाइस पे मैनेजमेंट एग्री नहीं करती तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ना करे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। और अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है फिर भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट ना करे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। लेकिन फ्रेमवर्क को उसने मजीद एक्सप्लेन किया है कि अगर फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, क्या करना है? क्लियर? फिर से बताइए, अगर फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, क्या करना है? क्लियर? फिर से, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, क्या करना है? क्लियर? केस स्टडी में लिख देंगे इसको कि क्या करना है, क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेंगे। कंडीशन, एडिशनल डिस्क्लोजर, एम्फेसिस ऑफ मैटर, 2 वर्ड नहीं आएगा। और अगर ये कंडीशन भी पूरी ना हुए तो स्टैंडर्ड कहता है मेरी तरफ से आंख। क्या मतलब आंख? जो मर्जी करो, मेरा नाम ना लिखना कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस। स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस पढ़ लिया हमने, आफ्टर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? 705 एडिशनल कंसीडरेशन, बहुत ही अहम, इसको स्टडी मार्क करें एडिशनल कंसीडरेशन को। इसमें दो कंसीडरेशन थी, क्या? एक्सेप्टेंस के वक्त दो अहम कंसीडरेशन क्या होती है? नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सप्लीमेंटेड बाय लोकल लॉ, और दूसरी क्या होती है? लोकल ऑडिट रिपोर्ट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम आईएसएस। तो जब सप्लीमेंट हो हमने क्या देखना होता है? कंफ्लिक्ट को एडिशनल डिस्क्लोजर से मीट कर सकते, रिक्वायरमेंट को, दोनों रिक्वायरमेंट्स को एडिशनल डिस्क्लोजर से मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो फ्रेमवर्क में दोनों चीजें आ जाएंगी। नहीं कर सकते तो फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते तो आग। स्टैंडर्ड कहता है जो मर्जी फ्रेमवर्क लिखो, आईएसए ना, ठीक है। और अगर फर्ज कीजिए दूसरा केस क्या था? रिपोर्ट, भाई रिपोर्ट का फॉर्मेट आईएसए में लोकल लॉ में भी हो सकता है, दोनों में सिग्निफिकेंट, पाकिस्तान में वैसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान में वही अल्फाज है तकरीबन जो कि आईएसए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत अल्फाज का फर्क होता है लेकिन उससे मीनिंग में चेंज नहीं आता। लेकिन अगर फर्क कितना हो कि मीनिंग में चेंज आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया था रीजनेबल एश्योरेंस और मैक्सिमम एश्योरेंस इस्तेमाल हुए, फिर क्या करना है? देख रहा है एडिशनल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। जैसे उधर देखा था ना, एडिशनल डिस्क्लोजर से मामला सॉल्व हो सकता है कि नहीं, इधर क्या देखना है? एडिशनल एक्सप्लेनेशन से मामला सॉल्व हो सकता है कि नहीं। हो सकता है तो ठीक है, कर दे, उस सूरत में आईएसए की कंप्लायंस आ जाएगी। और अगर नहीं हो सकता तो फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ लिया इसमें कंसेप्ट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये रिक्वायर्ड वाले एलिमेंट्स हैं, ये मे वाले एलिमेंट्स हैं, और ये है व्हेन रेलेवेंट वाले। देखिए तीन ही कैटेगरीज में नहीं है ना। ये छोटा सा कंसेप्ट है, उसने क्या रिस्पांसिबिलिटी करके किसी लोकल लॉ में लिखी हो ना, तो आप उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, और हो सकता है आप लिखे ना, सिर्फ रेफर कर दें कि रिस्पांसिबिलिटी वही है जो कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है या एससीसीबी की वेबसाइट पे लिखी है। ये कंसेप्ट वैसा ही है जैसे आपको याद होगा आईएसए 700 में था गालबन, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी प्लेसमेंट, याद है? नहीं याद? प्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी आईएसए 700, कहां पे रिस्पांसिबिलिटी प्लेस हो सकती है? विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, अपेंडिक्स और वेबसाइट। ये वैसा ही कंसेप्ट है, मिलता जुलता है, लेकिन ये किससे रिलेट करता है? मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी से। नेक्स्ट, रिकरिंग ऑडिट में कौन सी सर्कमस्टेंसेस जो चेंज हुई तो दोबारा लेटर जरूरी है। कंपोनेंट ऑडिटर कौन से फैक्टर को सामने रख के डिसाइड करेंगे कि कंपोनेंट ऑडिटर पे सेपरेट एंगेजमेंट लेटर होगा कि बड़ा ग्रुप वाला ही चल जाएगा। और ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज आया तो हमने कैसे इसको एक्सेप्ट करना, देखा रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, फैक्टर्स टू कंसीडर, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। इस पेज की लास्ट लाइन कौन सी है? ये हाँ, रिपोर्ट शैल नॉट, हाँ वो ये कह रहा है कि अगर आपने ऑडिट या रिव्यू एंगेजमेंट की है, ऑडिट किया, क्लाइंट ने कहा उसके बाद रिव्यू एंगेजमेंट करो, तो जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने आप रिव्यू और आपने एग्री कर लिया, अब जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ऑडिट वाले करेंगे रिव्यू वाले। अहम चीज कह रहा है रिपोर्ट में सिर्फ रिव्यू वाली रिपोर्ट का फॉर्मेट यूज करेंगे, ऑडिट वाली का कि दोनों को रेफर करेंगे? ये सिर्फ रिव्यू वाली कह रहे जब आप टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं तो फिर अब आपने जो भी काम करना है वो रिवाइज के मुताबिक करना है, प्रीवियस को रेफर नहीं करना, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। जो आपने पहले प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए हैं उनको हमने न्यू के मुताबिक न्यू वाली रिपोर्ट में नहीं बताना। हाँ जी, एक्सेप्ट एग्रीमेंट, इसको अंडरलाइन कर ले। ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये जब नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी ना उसमें स्टडी करेंगे। हाँ ये वो रिपोर्ट है जिसमें हम जो प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए होते हैं ना उनका जिक्र करते हैं।
नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है ना, की ऑडिट मैटर के अलावा और कहीं जिक्र नहीं करता, लेकिन एग्रीड प्रोसीजर में वो जितने प्रोसीजर परफॉर्म करता है सारे लिखता है। ऑडिट में जितने प्रोसीजर परफॉर्म करता है सारे नहीं लिखता, कौन से कुछ लिखता है कुछ नहीं लिखता, मोस्ट सिग्निफिकेंट, लेकिन एग्रीड प्रोसीजर में वो सारे प्रोसीजर लिख रहा होता है। हाँ, अपेंडिक्स, कैसे पता चलेगा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं? स्टैंडर्ड कहता है कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। ये याद है, ये क्राइटेरिया होता था फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करने का। ठीक है, अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा, यानी फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं एज ऑडिटर हमने कैसे कंसीडर करना है? नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, इनको सामने रखे लीगल रिक्वायरमेंट के एग्जांपल उठाते हैं। अगर कोई फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, प्रिज्यूम किया जाता है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर कोई फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड बाय लॉ है, प्रिज्यूम किया जाता है कि वो एक्सेप्टेबल। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, फिर आपको कैसे पता चलेगा वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं? चैलेंजिंग क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन। हाँ, फिर हमने कुछ क्राइटेरिया देखना है। अगर तो रिकमेंडेड बाय लॉ है तो जनरली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्सेप्टेंस सिचुएशन अभी हम पढ़ा है कि डेफिशिएंसी अगर होना तो नहीं। फ्रेमवर्क ने रिक्वायर्ड बाय लॉ है, फ्रेमवर्क जनरली क्या किया जाएगा? एक्सेप्टेबल। और अगर कोई फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, ये बहुत अहम कंसेप्ट है, बहुत अहम बार बार बता रहा हूं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेमवर्क में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो वो समझा जाएगा अच्छा फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है? कंप्लीटनेस, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, न्यूट्रलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये सारे पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स आपने रटा लगाने ना। ठीक है, क्या कौन से? हाँ, पूछता तो मैं ऐसे ही याद करवा रहा हूं, खुदा का हो। मैंने और किसी के बारे बार बार ये कहा कि है मैं इसी के बारे में शुरू से यही कह रहा हूं, और किसी के बारे में मैंने कहा याद करना नहीं करना कोई बचा। तो ये कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो यूजर को चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देनी चाहिए, सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये ना हो रेलिवेंट भी दे दो साथ में इररेलिवेंट भी दे दो कि कंप्लीट है, कंप्लीट भी हो एक्स्ट्रा भी ना हो। ठीक है, कंप्लीट हो, सारी इंफॉर्मेशन देनी है, सारी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट, रिलायबल होनी चाहिए, अनरिलायबल नहीं, काबिल एतबार इंफॉर्मेशन देनी है जो वेरीफाई हो। न्यूट्रलिटी, बायस नहीं होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, मुश्किल अल्फाज यूज नहीं करने यूजर्स के लिए, और अगर यूज करने हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। सिर्फ ISA 700 लिख देंगे यूजर को समझ नहीं आएगी। क्या सीखा था हमने? स्टैंडर्ड का जहां कहीं नंबर लिखें नाम लिखना जरूरी है। कुछ समझ आए आप? चलिए अब एक क्वेश्चन हो जाए अगर आप इजाजत दें, छोटा सा क्वेश्चन है या खुद कर लेंगे? करवा चले, छोटा सा सवाल है ये क्या है? नजर नहीं आ रहा यार, कर लें गुजारा। स्टैंडर्ड कर दे बंद, बस जो कुछ सीखा था उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया। अगले 5 मिनट में या तो ये साबित होगा आपने स्टैंडर्ड में कुछ सीखा, या साबित होगा कुछ नहीं सीखा। यू आर ए पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर फर्म हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय एन ऑफशोर एंटिटी। ऑफशोर एंटिटी क्या होती है? समंदर पार, सात समंदर पार। एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग 30 दिसंबर 2019। इतनी दूर से आए हमें ढूंढते ढूंढते, उधर के सारे ऑडिटर मर गए होंगे, ऐसा है क्या? सोचना चाहिए। The entity is following locally developed accounting standard in the preparation of its financial, उनका locally कोई standard follow करते हैं। On your query regarding availability of record and information, entity has informed you that they will electronically send the scanned copies of the record or information required for audit purpose. इससे हमें sufficient appropriate evidence मिल जाता है क्या electronically scanned copies से कि ये less reliable होती हैं? Less reliable. Discuss the matter that your firm should consider before accepting the above audit engagement. Requirement के अंदर सबसे अहम लफ्ज बताइए। बिफोर एक्सेप्टिंग, बेहतरीन। इसका मतलब ये बिफोर एक्सेप्टिंग का केस है 210 का। दो बड़े इश्यूज क्या हैं? जो स्पेसिफिकली है, बाकी चाहे बिफोर एक्सेप्टेंस के और भी इश्यूज हैं, चाहे डिस्कस करें ना करें। जैसे हम एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जनरली, जैसे हम प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करते हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर को, और स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिकली जो यहाँ पे क्लियरली डिस्कस किया है मैटर, और आपके सोल्यूशन में होंगे वरना आपका सोल्यूशन 0 है। प्री कंडीशन ऑडिट जनरल है। हाँ, ये है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, स्पेसिफिकली करा। प्री कंडीशन भी बात ठीक थी, लेकिन प्री कंडीशन में दोनों चीजें आ जाती थी। यहां पे स्पेसिफिकली क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बता रहा है। अब हमें क्या पता, हम पाकिस्तान में बैठे, उधर का क्या फ्रेमवर्क उधर के लिहाज से ठीक है कि नहीं, क्या हमें एक्सेप्टेबल है कि नहीं, फ्रेमवर्क देखना कि नहीं देखना, देखना है। सबसे अहम चीज तो यही है। प्रीमाइज भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है वो पूरा करें, फिर अगर लगे एक्स्ट्रा मार्क्स हैं तो फिर बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेंगे जो बिफोर एक्सेप्टेंस कंसीडर करते हैं। पहली चीज क्या डिस्कस कीजिए। दूसरी चीज किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये
ऑडिटर को तो किसकी तरफ जा रहा है, जरा ज़हन में लेके आए सारे कंसेप्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिटर, वो कह रहे हैं हम सर प्रोवाइड तो कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, किसी हद तक करीब हैं, जैसे उन्होंने जनरली पिक कर लिया था इसमें, किसकी प्रेमिसेस के ऊपर बात कर रहा है, एक्सेस टू रिकॉर्ड क्लोज पहुंच गए हैं। स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस, ये स्कोप इंडिकेशन नहीं है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन उससे आगे भी चले। मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी अगर पूरी नहीं कर रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन सही कंप्लीट रिलायबल इन्फॉर्मेशन देने की, तो फिर आगे अगली बात क्या करनी है। स्कोप, आपने पहला पॉइंट ठीक बता दिया कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि हमें कंप्लीट रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन फिर इससे आगे क्या बात करनी है, ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्ट। तो इस केस स्टडी के अंदर उसने दो इश्यूज डिस्कस किए, एग्री करते हैं। एक फ्रेमवर्क का जिक्र किया, तो हमने बिफोर एक्सेप्टेंस देखना है फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। दूसरा उसने इन्फॉर्मेशन में गड़बड़, मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, उसका जिक्र किया। ठीक है, तो हमने स्कोप लिमिटेशन के ऊपर कमेंट करना है, बाकी कुछ करें ना करें, इन दो चीजों के ऊपर जरूर कमेंट करना है। किन दो चीजों के ऊपर, एप्लीकेबल ऑफ नेचर बॉडी फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर, स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस। फिर अगर आपको लगे कि आपका मैटर कम है, वैसे तो मेरा ख्याल है पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब आप बताएंगे ना फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं देखना है, तो सिर्फ ये नहीं बताएंगे फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कंसीडरिंग नेचर ऑफ फंड, नेचर फाइनेंशियल फंड, और फिर आगे लाइन लिखेंगे अगर रिकमेंडेड बाय लॉ है तो प्रिज्यूम टू बी एक्सेप्टेबल, अगर नहीं है तो फिर ये फीचर्स भी होने चाहिए। तो लिखते लिखते मेरा ख्याल है पूरे हो जाएंगे नंबर, लेकिन फर्ज कीजिए अगर नहीं होते तो आप दूसरी चीजें भी डिस्कस कर दें। और क्या है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डिस्कस कर दें। ठीक है, आप वो प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर सेंड करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी भी देखते हैं, जनरल है, एक्सेप्टेंस के वक्त वो भी डिस्कस करते हैं। सीफैप में हम टॉप, मतलब एक सफा स्पेसिफिक या किताब मैटर स्पेसिफिक नहीं, ओवरऑल जजमेंट की बेस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। जो चीजें किसी एक पैराग्राफ में नहीं भी लिखी हुई सिचुएशन को डिस्कस करते हुए, लेकिन वो सिचुएशन में रेलेवेंट है, हम उनको डिस्कस करते हैं। अगर एक्सेप्टेंस के वक्त कोई ऐसा मैटर है जो कंसीडर करते हैं लेकिन 210 में नहीं लिखा हुआ, क्या वो सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, नंबरों को देख के। कुछ को समझ आया? चलिए, अच्छा आज से ना मैंने आपको बताया था कैफ की वजह से बिजी था, अब मैं फ्री हूं, तो आपके जो प्रॉपर क्वेश्चन और सोल्यूशन है ना, वो बना के आपके साथ हाथ से मैं शेयर करना शुरू कर दूंगा। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आपको पूरा वो सेट बना के नहीं दिया जैसे वो कैफ में होता था वॉल्यूम 2, तो वो आज से इंशाल्लाह मैं बना के आपके साथ शेयर करना शुरू करूँ। माइंड मैप उसके बाद पहली प्रेफरेंस है मेरी पास्ट पेपर, इसके बाद इंशाल्लाह माइंड मैप भी शेयर करूंगा, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी। क्लियर जी? बिल्कुल। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।